Hello everyone, welcome you all to my channel Law with Shipra. I am Shipra Rastogi और हम लोगों ने स्टार्ट किया था ये सीरीज़ रिगार्डिंग दी CCSU LLM एंट्रेंस। वन लाइनर नोट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे सिटीजनशिप एंड फंडामेंटल राइट्स। सो सिटीजनशिप के लिए बेसिकली हम पढ़ रहे हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर्स में कि ड्यूअल सिटीजनशिप कहाँ एग्जिस्ट करती है, तो ऑप्शंस में जो कंट्रीज थी उसमें यूएसए गिवन था। सो ड्यूअल सिटीजनशिप एग्जिस्ट इन यूएसए, बट इन इंडिया देयर इज सिंगल सिटीजनशिप। यू हैव टू रिमेंबर सिंगल सिटीजनशिप। देन एक क्वेश्चन था कि टेम्परेरी रेसिडेंस होने से, अगर आपका अब्रॉड में कोई टेम्परेरी रेसिडेंस है तो क्या उससे सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाती है? सो आंसर इज नो, टेम्परेरी रेसिडेंस इन अब्रॉड डज नॉट टर्मिनेट योर सिटीजनशिप इन इंडिया। देन सिटीजनशिप प्रोविजंस कहाँ पर गिवन है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी क्वेश्चन आया था। देखिए ये क्वेश्चन आपका क्रोनोलॉजी बेस्ड है, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि क्रोनोलॉजी वाइज क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जैसे आपको वो आर्टिकल्स की क्रोनोलॉजी दे सकता है और बोलेगा कि क्रोनोलॉजी के बेस पर इन्हें अरेंज करो इनकी अपीयरेंस, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सिटीजनशिप के जो प्रोविजंस हैं वो आफ्टर दी यूनियन प्रोविजंस बिगिन होते हैं। और ये स्पेशली किसकी बात कर रहा है? यूनियन प्रोविज़न मीन्स जैसे इसने आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 इस तरीके से इसने बताया था कि इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इस तरह से वो सारा डिस्क्रिप्शन देने के बाद सिटीजनशिप के प्रोविज़न स्टार्ट होते हैं फ्रॉम आर्टिकल 5। अब हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में समझेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स क्या केवल सिटीजनशिप को ही गिवन है या नॉन सिटीजन को भी गिवन है? तो आप याद रखेंगे फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को भी गिवन है, ठीक है, और साथ के साथ नॉन सिटीजन्स को भी प्रोवाइडेड है। फॉरेन सिटीजन्स ऑल्सो एंजॉय सर्टेन फंडामेंटल राइट। मैग्ना कार्टा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि मैग्ना कार्टा कहाँ का डॉक्यूमेंट है? सो इट वॉज ग्रांटेड इन इंग्लैंड। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनम्यूरेटेड है? सो येस। फंडामेंटल राइट्स को क्या वेव किया जा सकता है? सो आंसर इज नो, इट कैन नॉट बी वेव्ड। फंडामेंटल राइट्स आपके हैं, आप उन्हें वेव नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड प्रोविज़न कहाँ पर है? सो इट वॉज गिवन इन पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35। MCQ में ये क्वेश्चन आया हुआ है, दो बार इस टॉपिक पर क्वेश्चन बना है। नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? सो दे आर 6। केशवानंदा भारती केस का कॉमन नेम क्या है? इट वॉज ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल राइट्स केस। चलिए अब इसके बाद सबसे पहले हमारे पास आर्टिकल 12 आता है। तो अगर हम आर्टिकल 12 की बात करते हैं तो आर्टिकल 12 क्या बताता है? आर्टिकल 12 ये बताता है कि स्टेट क्या है। देखिए फंडामेंटल राइट्स हमको किसके अगेंस्ट गिवन है? फंडामेंटल राइट्स आर गिवन अगेंस्ट द स्टेट। तो स्टेट की डेफिनेशन क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है, तो उसके रिगार्डिंग आर्टिकल 12 आता है। आर्टिकल 12 कहता है कि स्टेट में हमारे पास क्या आएगा? स्टेट में अगर हम यूनियन की बात करते हैं तो हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट होगी, ठीक है। फिर हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट, देन लोकल ऑथोरिटीज़, लोकल ऑथोरिटीज़ एंड अदर ऑथोरिटीज़। लोकल अथॉरिटी को आप लोकल गवर्नमेंट भी लिख सकते हैं। यूनियन गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? पार्लियामेंट। स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे सो देयर इज स्टेट लेजिस्लेचर। लोकल गवर्नमेंट में भी आपको पता है पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़, लेकिन अदर ऑथोरिटी को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया है। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है। उन जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में बताया गया है कि क्या चीज़ स्टेट है और क्या चीज़ स्टेट नहीं है। सो जैसे NCERT इज़ नॉट अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। LIC को स्टेट माना गया है अंडर आर्टिकल 12। क्योंकि ये एक रिविजनरी सेशन है इसलिए मैं बस आपको पॉइंटर्स में बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 12 आपकी स्टेट को डिफाइन करता है।
इसमें क्या क्या आएगा आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसमें पार्लियामेंट होगा, स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज़ में योर पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। अब ये जो स्टेट की डेफिनेशन है ये कहाँ पर एप्लीकेबल है, इट इज़ मेनली एप्लीकेबल टू पार्ट 3। अब एक पॉइंट यहाँ पर है कि अगर हम ये डिसाइड करते हैं कि कोई अथॉरिटी स्टेट है या नहीं है, तो प्रॉफिट मोटिव इज नॉट अ डिसिसिव फॉर डिटरमाइनिंग द स्टेट स्टेटस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस है प्रदीप कुमार बिस्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। इस केस को, ये केस ओवररूल करता है किसे, सबाजीत तिवारी के केस को। ठीक है, नेक्स्ट इज अ कॉरपोरेशन बिकम स्टेट व्हेन इट इज़ एन एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ गवर्नमेंट। एक कॉरपोरेशन भी आपका स्टेट कहला सकता है कब, जब वो गवर्नमेंट की कोई एजेंसी की तरह काम करता है या उसकी इंस्ट्रूमेंटेलिटी के फॉर्म में एक्ट करता है। आर.डी. शेट्टी का केस है जिसमें बहुत सारा एक टेस्ट दिया गया था, 5 पॉइंट्स के टेस्ट दिए गए थे जिसमें बताया था कि स्टेट्स होने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट होने चाहिए। तो आर.डी. शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और पूरा नेम है इसका रमन दयाराम शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देन आर्टिकल 13 से जो PYQs पूछे गए, देखिए केसेस तो इसमें और भी हैं, आर्टिकल 12 के लिए एक बहुत बड़ी केसेस की लिस्ट है, लेकिन ये जो 1 लाइनर नोट्स हैं ये केवल अभी उन PYQs को डिस्कस कर रहा है जो कि आपके पेपर में पूछे गए हैं। लेकिन एक अलग से मैं सीरीज़ लेकर आऊँगी जिसमें मैं आर्टिकल 12 के रिलेटेड जितने भी केस लॉज हैं, और आर्टिकल 12 ही नहीं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी लैंडमार्क केसेस हैं उसका हम एक अलग से सीरीज़ प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 13 कहता है कि वो लॉ जो फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट होगा वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 क्या बताता है, लॉ के बारे में बताते हैं कि डिफाइन करते हैं कि लॉ क्या क्या होगा। सो योर बाय लॉज, कस्टम्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, यूसेजेस हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ ऑल आर कंसिडर एज अ लॉ अंडर आर्टिकल 13। और अगर ये सारी चीज़ें फंडामेंटल राइट के कॉन्ट्रावेंशन में जाती हैं, अगर ये फंडामेंटल राइट को कॉन्ट्रावीन करती है, तब हम इसको वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट केसेस गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो लॉ है अंडर आर्टिकल 13, और पार्लियामेंट किसी भी तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज नहीं कर सकते। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब से पहले जो आपका शंकरी प्रसाद का केस था और एक सज्जन सिंह का केस था, इस दोनों केसेस में बोल दिया था, मैं लिख देती हूँ, शंकरी प्रसाद का केस और सज्जन सिंह का केस, इन दोनों केसेस में ये बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसी भी तरह के फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करती है तो आप उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 13। तो इसको ओवररूल करते हुए गोलकनाथ के केस में बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आपकी लॉ है, और अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट करती है देन इट विल बी डिक्लेयर्ड एज अ वॉइड बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो ये फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज होने से बचाता है। सो इट मेंटेन्स द सुप्रीमेसी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये क्या कहता है कि कोई भी ऐसा लॉ जो वायलेट कर रहा है पार्ट 3 को, पार्ट 3 मीन्स योर फंडामेंटल राइट, वो वॉइड हो जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। जिस एक्सटेंट तक वो इनकंसिस्टेंट है उतना पार्ट आपका वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। जैसे ये आपका पूरा एक लॉ है, इस लॉ का केवल इतना पोर्शन फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, ये वाला पार्ट वैलिड है, ये फंडामेंटल राइट पर कोई भी असर नहीं डाल रहा है। सो दिस पार्ट ये जो मैंने अभी रिमूव किया, या चलिए हम इसको येलो कर लेते हैं। सो दिस पार्ट विल बी डिक्लेयर्ड वॉइड एंड दिस रिमेनिंग पोर्शन विल बी कंटिन्यूड एज अ लॉ। नेक्स्ट गोलकनाथ केस में ये बोला था कि फंडामेंटल राइट्स बियॉन्ड द पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते या उसको इन्फ्रिंज नहीं कर सकते बाय द वे ऑफ अमेंडमेंट। आर्टिकल 13 किस किस पर एप्लीकेबल होता है? सो इट इज़ एप्लीकेबल ऑन ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, नोटिफिकेशंस, रूल्स, रेगुलेशंस एंड कस्टम्स। ठीक है, और वो कस्टमरी लॉज या वो यूसेजेस जिनके पास फोर्स ऑफ लॉ है।
एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आपके नेट में भी कई बार पूछा गया है और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है कि किस केस से डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग को इंट्रोड्यूस्ड किया गया था। मैंने अभी आपको बताया कि गोलकनाथ केस ने सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद के केस को ओवर रूल कर दिया था, तो गोलकनाथ के केस में ही डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग इंट्रोड्यूस्ड किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इज डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एप्लीकेबल टू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, आप इसको नहीं लिखेंगे। जनरली एक्सक्लूसिवली जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है वो एप्लीकेबल होता है किस पर? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पर। ठीक है, कोई भी ऐसा लॉ है जो कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंट होने से पहले बना था और अगर वो फंडामेंटल राइट को कॉन्ट्रावीन करता है या उससे इनकंसिस्टेंट है, तो उतना पार्ट जितना भी इनकंसिस्टेंट है वो ओवरशैडोड हो जाएगा, मीन्स वो डॉर्मेंट स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। ये प्राइमरीली एप्लीकेबल होता है टू दी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज। आर्टिकल 13 एक तरह से क्या प्रोवाइड कर रहा है? इट प्रोवाइड दी पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अगर कोर्ट को लगता है कि पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है वो फंडामेंटल राइट को किसी भी तरह से अफेक्ट कर रहा है तो वो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हैं, एंड दिस पावर इज नोन एज जुडिशियल रिव्यू। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स किस आर्टिकल से रिलेटेड है? सो इट इज रिलेटेड विद आर्टिकल 13। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस पूछा जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को फॉर्मुलेट किया था किस केस में? सो इट वाज फॉर्मुलेटेड इन बीकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, आर्टिकल 13(1) जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है, तो वहाँ पर ही हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स हमको मिलता है। ये एक्सक्लूसिवली नहीं है, ये वर्ड्स एक्सक्लूसिवली मेंशन नहीं है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, तो ये कैसा है? ये इम्प्लाइडली मेंशन है। नेक्स्ट, आर्टिकल 13(4) को इंसर्ट किया था बाय विच अमेंडमेंट? सो इट वाज इंसर्टेड बाय 24th अमेंडमेंट। मिनर्वा मिल केस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो बहुत सारे अमेंडमेंट प्रोविजंस को क्या करता है? इनवैलिडेट डिक्लेयर कर देता है। जुडिशियल रिव्यू का मीनिंग क्या होता है एक्चुअल में? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एमसीक्यू में, कंसेप्चुअल क्वेश्चन की फॉर्म में आया था। सो एग्जीक्यूटिव्स और लेजिस्लेटिव एक्शंस को टेस्ट करती है जुडिशरी, एंड दैट इज नोन एज जुडिशियल रिव्यू। IR कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस जुडिशियल रिव्यू को अलाउ करता है रिलेटेड टू दी 9th शेड्यूल लॉ। पहले क्या था? पहले 9th शेड्यूल बनाया और 9th शेड्यूल में जो भी कोई लॉ डाल दिया उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था। तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी? बहुत सारे ऐसे लॉ बना रही थी जो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करते थे और उस लॉ को उठा के 9th शेड्यूल में डालते थे, और 9th शेड्यूल का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था। लेकिन IR कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में बोला कि 9th शेड्यूल भी जुडिशियल रिव्यू से बार्ड नहीं है, इट इज़ ओपन टू दी जुडिशियल रिव्यू। अब आप कोई लॉ बना के 9th शेड्यूल में डालेंगे, उसको भी जुडिशरी चेक कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ही एग्जामिन करते हैं किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, आर्टिकल 14 आ जाता है। आर्टिकल 14 अप्लाई होता है टू एवरी पर्सन। ठीक है, ऑल पर्सन पर। तो ऑल पर्सन का मतलब हो गया आपके पास यहाँ पर सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स। क्या कहता है? आर्टिकल 14 आपको दो चीज़ें प्रोवाइड करता है। एक प्रोवाइड करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और एक प्रोवाइड करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का जो ये कॉन्सेप्ट है ये आया है कहाँ से? ये आया है आपका अमेरिका से। और इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो आया है ब्रिटेन से। ठीक है, एक हम कहते हैं कि जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये आपका नेगेटिव कॉन्सेप्ट है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। चलिए इसको पढ़ते हैं। इक्वालिटी प्रोविजंस कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं? इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द USA कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ किस किस को अवेलेबल है? सो इट इज़ अवेलेबल टू सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। आर्टिकल 14 दो चीज़ों की बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात भी करता है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की भी बात करता है। जुडिशियल रिव्यू की पावर किस में है? इट इज़ प्रोवाइडेड इन द हैंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। नेक्स्ट, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 ही सारे आर्टिकल्स आपके राइट टू इक्वालिटी से डील करते हैं। नेक्स्ट, आर्टिकल 14 किस चीज़ को शो करता है? इट शोज़ दी रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ की 3 प्रपोजिशंस है
आप चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। रूल ऑफ लॉ वॉज प्रोपाउंडेड बाय A.V. डाइसी और इसकी 3 प्रोपोजिशन है। सबसे पहला, देयर शैल बी सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, लॉ सुप्रीम रहेगा। देयर शैल बी इक्वालिटी बिफोर लॉ, देन देयर मस्ट बी प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपके रूल ऑफ लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। इट वॉज प्रोपाउंडेड बाय A.V. डाइसी। लेकिन ये जो 3 पॉइंट्स में पूरे रूल ऑफ लॉ का कैटेगराइजेशन था वो किया था किसने? फिलिप एंड वेड ने। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। सो क्या रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14 में हमको इम्प्लाइडली देखने को मिलता है? सो यस, देखिए इक्वालिटी बिफोर लॉ यहाँ पर है और इट इज़ द पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 क्या चीज़ प्रोटेक्ट नहीं करता है? सो इट डज़ नॉट डायरेक्टली प्रोटेक्ट लाइफ एंड लिबर्टी। तो अगर हमको प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी की बात करनी है तो वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा? इट इज़ प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 21। देन इक्वालिटी बिफोर लॉ एक्सटेंड्स टू द नेचुरल एंड ज्यूरिस्टिक पर्सन। येस, आर्टिकल 14 में जो पर्सन वर्ड लिखा है उसमें नेचुरल पर्सन एज वेल एज ज्यूरिस्टिक पर्सन भी मेंशन है। इक्वालिटी अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस होना चाहिए। ठीक है, एब्सोल्यूट इक्वालिटी तो होती ही नहीं है, इट इज़ द नेगेटिव कॉन्सेप्ट। तो क्या होना चाहिए? इक्वालिटी अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। देन डिफरेंस इन मैरिज एज डज नॉट वायलेट आर्टिकल 14। अब ये क्वेश्चन था, क्या कोई अगर ऐसा लॉ है जिसमें मेल और फीमेल की मैरिज एज को डिफरेंट बताया गया है कि मेल के लिए अलग एज होगा, फीमेल के लिए अलग एज होगा, तो क्या ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है? सो इट इज़ नॉट अ वायलेशन। नेक्स्ट केस जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस है। इसमें गवर्नमेंट ने एक 2 चाइल्ड नॉर्म बनाया था कि अगर किसी पर्सन के 2 से ज़्यादा अगर चिल्ड्रन हैं तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। आई थिंक पंचायत के वहाँ पर इलेक्शन की बात हो रही थी। तो इन्होंने बोला कि यहाँ पर ये कैसा है, ये इक्वालिटी को वायलेट कर रहा है। सो कोर्ट ने इस लॉ को अपहेल्ड किया। आर्टिकल 14 क्या परमिट करता है? सो इट परमिट्स दी रीजनेबल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केसेस E.P. रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये केस क्या करता है? इक्वालिटी डॉक्ट्रिन को और ज़्यादा एक्सपेंड करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस है आपका श्रीलेखा विद्यार्थी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये केस भी किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड अपॉन आर्टिकल 14 प्रिंसिपल्स, मीन्स इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। डाइसीज रूल ऑफ लॉ, ये अभी मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट आर्टिकल 15 की बात करते हैं। तो हम आर्टिकल 15 में एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखेंगे कि आर्टिकल 15 क्लॉज 1 इज़ ओनली एप्लीकेबल टू सिटीजन। ये नॉन सिटीजन्स को एप्लीकेबल नहीं है। इवन योर आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, all these articles are available only to the citizens, not to the non-citizens. चलिए, चंपाकम दोराय राजन का केस है, इम्पॉर्टेंट केस है। चंपाकम दोराय राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ये केस क्या करता है? बैकवर्ड क्लासेस के लिए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इसने प्रमोट किया। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से बोरो किया है? सो इट वाज बोरोड फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया था। देखिए, ये रहा ब्रिटेन और अमेरिका। चलिए, क्या आर्टिकल 15 कहता है कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। तो क्या प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है? येस, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। स्टेट कैन नॉट मेक स्पेशल प्रोविज़न फॉर अ पर्टिकुलर रिलीजन। आर्टिकल 15 में आपके ग्राउंड्स मेंशन है कि उन ग्राउंड्स पर कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जैसे आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स करता है डिस्क्रिमिनेशन विच इज़ बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये कुछ ग्राउंड्स हैं जिन ग्राउंड्स के बेस पर आर्टिकल 15 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट मीन्स योर स्टेट, स्टेट में आपका वही आ जाएगा जो आर्टिकल 12 में डिफाइंड है, वो कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे ऑन दीज ग्राउंड्स।
आर्टिकल 15 क्लॉज 3 क्या करता है, स्पेशल प्रोविज़न देता है महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविज़न्स प्रोवाइड करता है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि भाई हमें इनके अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ अलग से लॉ या पॉलिसीज़ बनानी चाहिए तो वो बना सकते हैं। इट इज़ अ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। रिजर्वेशन जो दिया है एजुकेशन के लिए, एजुकेशन में फॉर दी SCs एंड STs, इट इज़ प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 4। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपका पूछा जाता है। देन बैकवर्डनेस कैसी होनी चाहिए, बैकवर्डनेस मस्ट बी सोशल एंड एजुकेशनल। ठीक है, केवल फाइनेंशियल ही नहीं देखेंगे आप, एजुकेशन और उनका सोशल स्टेटस को भी ध्यान में रखेंगे वाइल मीजरिंग द क्राइटेरिया ऑफ बैकवर्डनेस। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 को इंसर्ट किया है बाय विच अमेंडमेंट, सो यू हैव टू मेंशन 93rd अमेंडमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, इंपॉर्टेंट है ये केस भी। ये रिकॉग्नाइज्ड करता है कि जो ट्रांसजेंडर पर्सन है वो भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। देन रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये कहाँ पर गिवन है आपका, इट इज़ गिवन अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 5। अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अपहेल्ड करता है किसको, आर्टिकल 15 क्लॉज 5। ये भी इंपॉर्टेंट केस है, ये भी कई बार आपके क्वेश्चंस में पूछा गया है। चलिए आज के लिए सेशन अपना यहाँ तक ही रखते हैं। कल हम लोग बाकी क्या जो भी रिमेनिंग हमारा फंडामेंटल राइट्स वाला पोर्शन है हम उसको कवर करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ में कोई भी मॉडिफिकेशन चाहिए या आप चाहते हैं कि मैं इसमें और कोई चेंजेस लेकर आऊँ तो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा इन दी कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको अपने उन बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो CCSU LLM एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, और बस वही, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी स्टडी को कंटिन्यूएंस में रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।